Can everyone see the screen? Okay. So we are going to do functions today. Did I get the response of whether they have studied it in school or no? प्लीज पॉसिबली होगा तो वीडियो ऑन करिए, चैट बॉक्स में लिख सकते हो या आपका वीडियो ऑन करके यस नो भी बोल सकते हो, तो हमें समझ आएगा कि व्हाट टीचर इज आस्किंग. आर वी एबल टू गिव देम द आंसर्स? I'm asking, have you studied chapter functions in school? ठीक है दर्शना, आई थिंक यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. Okay. Let's understand what is function. Okay. We are in habit of writing something like this. Like this, f of x is equal to y. We are always writing like this, f of x is equal to y. You should note that x is an independent variable. X is an independent variable. It is not dependent on anything. You can choose any x, but it should be from the domain. Okay. Y will be the dependent variable. Y will be the dependent variable. अगर आप ऐसा लिखते हो f of x is equal to that is y equal to 3x. ठीक है, आप ऐसा समझो इसको, इस एग्जाम्पल से आप समझिए इसको. y इक्वल टू 3x आपने अगर लिखा है तो आप x तो कोई भी चूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल x मैंने चूज कर दिया 1.1, ऐसे चूज किया मैंने x को, तो y अभी आप चूज नहीं कर सकते. y अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1.1 विच इज 3. ये आ जाएगा y. तो ये y के पास फ्रीडम नहीं है अभी to get any value. X के पास था, इसीलिए X is called as independent, Y is called as dependent. All the values of X is called as domain and all the values of Y are called as what? Range. अगर इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एंडिंग एट 7. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ओके और ये कहाँ से शुरू हुआ, 1 से, फॉर एग्जांपल ऐसे ही दे रही हूं मैं, और ये जाके खत्म हुआ 13.8 पे. तो मैंने क्या बोला है, एक्स की वैल्यूज क्या होती है, डोमेन होती है. तो एक्स की वैल्यूज, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हम क्या लिखेंगे, देखो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, डोमेन ऑफ फंक्शन. आप सब लोग शायद जानते होंगे कि ये सिंबल है बिलोंग्स टू का. सो इट बिलोंग्स टू क्लोज 2 से क्लोज 7. आपको ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या होता है, दीज आर क्लोज्ड ब्रैकेट्स. इसका मतलब क्या है, इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 7. रेंज क्या है फंक्शन का, वाई एक्सिस पे मैंने क्या बोला, रेंज किसका वैल्यू है, वाई का. तो रेंज वाई एक्सिस पे हम कहां तक जा रहे हैं, 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं, 13.8 तक. कैसे ब्रैकेट लगाएंगे हम, क्लोज, इंक्लूडेड है एंड 13.8 भी इंक्लूडेड है. फाइन. अगर आप इस फंक्शन को, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसको देखोगे तो वही है, x की क्या वैल्यू डाली तो y क्या प्रोड्यूस हुआ. जैसे ये फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1. तो आप इसमें f ऑफ 0 डालोगे, मतलब क्या है, x की जगह 0 डालो. इसको कैसा पढ़ते हैं, f ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल कौन, जो यहाँ पे लिखा होता है वो होता है वेरिएबल. तो अगर मैं f ऑफ 0 बोलूं तो हम x की जगह राइट हैंड साइड में 0 डाल देंगे. हर जगह जहां पे x है वहां पे हम 0 को प्लग करेंगे. अगर मैं f ऑफ 1 की बात करूं तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे. तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैंने x 0 डाला तो बात ही खत्म. 0 इंटू यहाँ पे कुछ भी आ जाए, आंसर तो 0 ही आना है. इतना कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है. वैसे भी जब हम जेई का एग्जाम लिखते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर रहे हो ये तो कोई मॉनिटर नहीं करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से सॉल्व करके राइट आंसर लेके आ सकते हो, ऐसा नहीं है. बट हम ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हम कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स जो होती है उनको हम खा जाए, उनको हम हर स्टेप को ना लिखे. ओके
वर्किंग में मतलब जब हम सॉल्व करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम कुछ स्टेप मेंटल मैथमेटिक्स से करें, कुछ हर स्टेप हम लिखेंगे तो काफी बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, विच इम्प्लाइज कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ बच्चे ये ट्राई करने का कोशिश करते हैं कि वो बहुत कम लिखने का ट्राई करते हैं एंड इन द कोर्स ऑफ दैट वो काफी मिस्टेक कर देते हैं, जिसको हम कैलकुलेशन मिस्टेक या एल्गोरिथम मिस्टेक, मतलब करते वक्त एक्स छूट गया, एक्स क्यूब आना चाहिए था लेकिन एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो वी हैव टू मेक अ बैलेंस कि, और आपको ये स्किप करना एकदम से नहीं आता है, बट आई थिंक यू माइट हैव लाइक नाउ ऑन द ट्रैक आप आ गए होंगे कि कुछ स्टेप्स आप स्किप कर पाए। तो जब मैं भी सॉल्व करूंगी तो काफी सारी चीजें आप देखोगे कि मैं कैसे स्किप करती हूँ, बट इट शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ, क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज पूरा ही करो फिर। अब आप x इज इक्वल टू 1 को देख रहे हो तो क्या है, इसमें 1 डाल दिया, x इज इक्वल टू 2 को देख रहे हो तो 2 डाल दिया, तो दिस इज इट। अब हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को ना आप कई अलग जेई की बुक्स पढ़ोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ अदर नेम्स ऑल्सो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैपिंग, और इसको ग्राफ, सिंपल ग्राफ, फंक्शन वो होता है जिसका हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स लुक एट इट। हम फंक्शंस कितने टाइप के हैं भाई, बहुत टाइप के फंक्शंस है, लेकिन हम लिमिटेड टाइप के फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। सो इफ यू सी वी हैव आइडेंटिटी, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉड्यूलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर हम जे की बात करें तो काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो इंक्लूड करेंगे मॉड्यूलस, सिग्नम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर। काफी सारे क्वेश्चंस इन पे आते हैं। अब आप बोलोगे फिर हम ये स्किप कर देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, ऐसा नहीं होता है। आपको मतलब इस रेसिपी, ये पूरा रेसिपी बनाने के लिए ये रॉ इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप कुछ स्किप करते हो पढ़ना तो आपको एज ए स्टूडेंट, जब मैं भी 12th में थी, मुझे क्या स्किप करना है वो प्रोफेसर बताते थे, तब हम वो स्किप करते थे, अगर करना ही है तो। इट्स नॉट कि करना ही चाहिए स्किप कुछ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब हम इन द कोर्स ऑफ स्टडिंग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मिडिल में होते हैं, हम एंड तक नहीं पहुंचे हुए होते, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ऑफ कोर्स यू विल नॉट सी के आइडेंटिटी फंक्शन पे 2020 से 2025 या 24 में तो क्वेश्चन तो नहीं बना था जेई में, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इट इज रिक्वायर्ड समवेयर एल्स। ऑफ कोर्स कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब बच्चों होता है y इक्वल टू एक्स। अब जब भी हम फंक्शन पढ़ते हैं हमको इसकी 3 चीजें पढ़नी चाहिए। ग्राफ क्या है इसका, क्या हमको ग्राफ पता है? सेकंड, क्या हम इसका डोमेन जानते हैं? तीसरा, क्या हम इसका रेंज जानते हैं? फोर्थ, क्या हम इसका पीरियड जानते हैं, अगर वो पीरियोडिक है तो। और फिफ्थ, अगर कंटिन्यूटी वगैरह है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन वो हम बाद में भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज डजंट होल्ड वेरी गुड अप टू नाउ, बट ये 4 चीजें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब मैं आपको ये फंक्शंस दिखाऊंगी और इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगी, ओके। आई थिंक ऑल आर विथ मी, एवरीवन। या इफ यू हैव एनी डाउट, या आप चाहते हो कि मैं कुछ टॉपिक डिटेल में बताऊं, हमारा नहीं हुआ था कुछ ऐसा, तो आप मुझे लिख सकते हो, यू कैन राइट अ मैसेज टू मी, आई थिंक, ओके, एंड देन वी कैन गो एंड डू इट इन डिटेल। या आपको रिपीट चाहिए, कुछ मिस हो गया तो आप बता सकते हो, आप मुझे मैसेज लिखो, मैं पढ़ूंगी मैसेज। अब देखते हैं व्हाट इज फर्स्ट वन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इफ यू आर एबल टू सी, ये लाइन जो होता है, दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन है ये, मतलब x का और y का, देखो ये 2 है तो ये 2 है, मतलब ये पॉइंट क्या है 2,2, ये पॉइंट क्या होगा 8,8, ये पॉइंट क्या होगा -4, -4। तो सारे ऐसे पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं,
क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे के सेम सेम दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। अगर आप देखोगे तो डोमेन का मतलब मैंने आपको बताया था एक्स वैल्यूज। ग्राफ क्या एक्स वैल्यूज कवर करता है, तो ये तो इंफिनिटी को जा रहा है उधर, और इस साइड पे ये इंफिनिटी को जा रहा है, तो दिस विल गो अप टू प्लस इंफिनिटी एंड दिस साइड इट विल गो अप टू माइनस इंफिनिटी। और इंफिनिटी को तो कोई कवर नहीं कर सकता, तो हम ओपन ब्रैकेट लिखते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। मतलब ये सारे वैल्यूज, दिस ऑल वैल्यूज आर कवर्ड अंडर द ग्राफ, मतलब एक्स की हर वैल्यू अलाउड है। अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिखने का और एक तरीका का क्या है, रियल नंबर्स, ऑल रियल numbers, which is this capital R. Capital R denotes all real numbers, capital N denotes natural number, Z denotes all integers, ये आपको पता होगा। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ Z प्लस तो ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ऐसा लिखते हैं R प्लस तो ये है पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऐसा लिखे तो ये है नेगेटिव रियल नंबर्स। सुपर सब्सक्रिप्ट ये सर पे लिखते हैं इसके, ठीक है। अब देखो रेंज की बात करते हैं। अब अगर रेंज की बात करेंगे तो अगर आप देख सकते हो तो ये सारा ग्राफ, ये वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज कवर हो रही है। भाई क्यों कवर हो रही है, क्योंकि ये तो जा रहा है ऊपर 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 और ये हमेशा ही जा रहा है नीचे नीचे, तो सारी एक्स वाई की वैल्यूज तो प्रोड्यूस हो ही जाएंगी। अगर मुझे चाहिए वाई की वैल्यू 10 लाख तो बिल्कुल 10 लाख प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम एक्स को 10 लाख रखेंगे तो वाई 10 लाख प्रोड्यूस हो जाएगा। तो रेंज भी वाई की कौन सी वैल्यूज, रेंज क्या होता है, वाई वैल्यूज। सो ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, विच इज व्हाट, अगेन व्हाट वी से ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला था, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ग्राफ, तो ग्राफ दिख रहा है आपको, डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए। अब एक जो चीज इसमें नहीं लिखा है मैं आपको बताती हूँ, पीरियड। पीरियड होता क्या है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, बट फिर भी एक ब्रीफली आई टेल यू व्हाट इज पीरियड। हर फंक्शन पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ फंक्शंस पीरियोडिक हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस पीरियोडिक नहीं हो सकते। ये साइन एक्स है, सब लोग जानते हैं इस ग्राफ को, ये साइन एक्स है। तो ये होता है 0 और ये होता है 2 पाई, फिर ये होता है 4 पाई। तो आप बच्चों ऐसा समझो इसको कि ये 0 और 2 पाई में अगर कट कर दूं इतना पोर्शन, मतलब ऐसा समझो कि ये साइन एक्स का ग्राफ थ्रेड से बना हुआ है, ओके। और इस थ्रेड को मैं यहाँ और यहाँ एक कट करूं और इसको उठा के सामने रख दूं, तो क्या सेम टाइप का ग्राफ क्रिएट हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसको कट करके पीछे रख दे तो क्या सेम टाइप का ग्राफ क्रिएट हो रहा है, हाँ हो रहा है। देन वी कैन से, और ये इंफिनिटी तक होना चाहिए। इंफिनिटी तक मतलब एटलीस्ट इधर अगर इस साइड में अगर वो 40 तक हो रहा है तो इधर भी -40 तक होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम पीरियोडिक बोलते हैं। और ये जो लेंथ होती है, ये मेरी बात सुनो बड़े अच्छे से, ये जो लेंथ होती है ना, ये होती है पीरियड। तो इस केस में ये लेंथ कितना हुआ, 0 से लेके 2 पाई। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, कैपिटल टी बोला जाता है किसी किसी बुक में, या फिर डायरेक्टली पीरियड लिखते हैं। तो वो साइन एक्स का कितना है, वो है 2 पाई। लेकिन अगर आप आके इस लाइन को अगर देखोगे तो इसका क्या पोर्शन हम कट करें यार, कौन सा पोर्शन हम कट करें और आगे रखे तो वो रिपीट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम 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 ही चल रही है लाइन। तो क्या ये पीरियोडिक होगा क्या, सोचो 1 मिनट के लिए। बताओ मुझे। पीरियोडिक तो है बट इसका पीरियड कुछ नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ कि इतना पोर्शन काट के आगे रख दो तो चल जाएगा, पीछे भी चल जाएगा। अगर कोई और बोलता है कि नहीं नहीं इतना वाला पोर्शन काटो और आगे रख दो, पीछे रख दो, तो वो भी चल जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन की एक खूबी क्या है कि इट इज पीरियोडिक बट द पीरियड इज नॉट डिफाइंड।
इट्स नॉट डिफाइंड, पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ये समझ में आया सबको? आइडेंटिटी फंक्शन इसको बोलते हैं। ऐसा तो कोई पूछता नहीं है, अभी तो आप बच्चे भी नहीं हो, आपको पता है व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, हमको लिख के दिखाओ, ये सब कोई नहीं पूछता है। लेकिन काफी क्वेश्चंस में आगे जाके जब हम पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो एक बीच में वर्ड हमेशा आते रहेगा, इज आइडेंटिटी, इज नॉट आइडेंटिटी, ऐसा बोलेंगे। तो वो चाहते हैं कि अगर वो आपको इतना इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं कि वो आइडेंटिटी है या नहीं है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि इसको हम बाकी क्वेश्चंस में बाद में यूज करते हैं। आई विल इलस्ट्रेट कि कैसे यूज होता है बाकी के क्वेश्चंस में। लेट्स स्टडी द फंक्शंस नाउ। ओके, अब देखो, नेक्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन अगेन। कांस्टेंट फंक्शन नाम ही है कांस्टेंट, तो अगर हम y इज इक्वल टू कुछ लिखने का ट्राई करें तो कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2.5 लिख दिया मैंने, तो ये लाइन कैसे खींची जाएगी? ऐसे खींची जाएगी, विच इज y इक्वल टू 2.5। y इक्वल टू 2.5 मतलब क्या? हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट तो बदलेगा लेकिन y कांस्टेंट रहेगा, इसलिए नाम है कांस्टेंट फंक्शन। यही देखो, ये ग्राफ है। अच्छा, ये नीचे ऊपर लाइन हो सकती है, ओके, नीचे ऊपर लाइन। ये y इक्वल टू 2.5 था, ये y इक्वल टू 8.3 है, ये y इक्वल टू -4.4 है, तो ये सारे कांस्टेंट फंक्शंस है। द ओनली कंडीशन इज द वैल्यू शुड ऑन द राइट हैंड साइड हैज टू बी कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो दिख ही रहा है, तो डोमेन का आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन का डोमेन होता है R। डोमेन क्या होता है? x की वैल्यूज। रेंज, रेंज तो तुम कितना भी एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, क्या आएगा? रेंज विल बी फॉर दिस ओनली, y विल बी, क्योंकि रेंज क्या होता है? y की वैल्यूज। तो कितना भी आगे जाओ एक्स एक्सिस पे पीछे जाओ, आपका y कितना आएगा? यहाँ पे 8.3 ही आएगा, यहाँ पे 2.5 ही आएगा। तो जो कांस्टेंट है, मतलब अगर मैं लिखती हूँ y इक्वल टू सी, तो ये c ही रेंज होता है। और ये ब्रैकेट का टाइप आपको पता है, दिस इज अ डिस्क्रीट ब्रैकेट, मतलब ये यहां से वहां तक वाला चीज नहीं है, ये बस ये अगर मैं ऐसा लिखती हूँ 2,5 डिस्क्रीट सेट वाला ब्रैकेट है ये, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 और सिर्फ 5, 2 से लेके 5 तक नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ यू वांट मी टू स्लो डाउन और लाइक टेल यू समथिंग एल्स, यू हैव टू राइट मी। मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है, ठीक है? The only way you want me to know something is you have to tell me by some of the other means, okay? तो ये था कौन सा फंक्शन? यस, कांस्टेंट फंक्शन। अब ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो तो है ही क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ, सारी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब बताओ क्या इसका पीरियड होगा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो पीरियोडिक है क्या? हाँ, लेकिन पीरियड क्या है? नॉट डिफाइंड। हर कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगी अभी आपको नेक्स्ट फंक्शन में। अगर पीरियोडिक है तो फिर हम बताते हैं कि पीरियड कितना है, लेकिन हर फंक्शन पीरियोडिक हमेशा नहीं होता है। नेक्स्ट विल गो टू नेक्स्ट वन, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है, ठीक है? अब पॉलिनोमियल क्या है जानते हो क्या? थोड़ा याद करने की कोशिश करो, 10th 12th में पढ़ा हुआ होगा आपने। पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है पॉलिनोमियल? याद करो थोड़ा, मुझे 1 मिनट दो। यस, आई थिंक यू माइट हैव रिकॉल्ड क्या होता है पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल
क्यूबिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। तो मैं एक मिनट के लिए आपको ना बता ही देती हूँ क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की ना एक दो कंडीशंस होती है। ये जो पावर्स है ना, ये जो आपको पावर्स दिख रहा है, हाँ, ये जो पावर्स है ना, यहाँ पे देखो, ये मैं एक बार रीराइट कर रही हूँ। ए नॉट एक्स के पावर में 0 है, ये वाला टर्म ऐसा है एक्चुअली। देन है A1 एक्स की पावर में 1, फिर है A2 एक्स की पावर में 2, फिर है A3 एक्स की पावर में 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, AN एक्स की पावर में n। तो गाइज ये जो पावर है ना, ये वाली पावर, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमेशा n इज नॉन नेगेटिव, मतलब 0 भी हो सकता है ना, इसलिए। तो देखो यहाँ लिखा है n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तभी वो पॉलिनोमियल है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है ना, ऐसा है x पावर 1/2 + 3, तो ये नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका पावर फ्रैक्शन में। कोई भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x³ एग्जाम्पल दिया है। x² इज अ पॉलिनोमियल, x² + 1 इज अ पॉलिनोमियल, 3x पावर 4 + 1 इज अ पॉलिनोमियल, एवरीथिंग हियर इज पॉलिनोमियल। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के लिए x³ दिया है। तो ये होता है x³ का ग्राफ, देखो आप, ये चलते रहता है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, मतलब अगर आप 1 वैल्यू लो तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना, 27 एंड सिमिलर। तो ये जरा शार्पली बढ़ता है, शार्पली बढ़ता है वो नीचे। अगेन क्यूब रूट तो कुछ भी निकल सकता है, क्यूब कुछ भी निकल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, स्क्वायर को नहीं चलता है, लेकिन क्यूब रूट तो नेगेटिव भी निकलता है। इसलिए डोमेन इज आर, अगेन रेंज इज आर, यू कैन सी इन द डायग्राम। ये सारा कवर कर रहा है एंड ये ऑल्सो सारा कवर कर रहा है। तो डोमेन आर और रेंज आर। गुड, गुड इनफ गाइस। पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने आपको स्क्वायर का भी एक बार, अगर y = x² होता है ना, पैराबोला है, तो ऐसा होता है, ठीक है। सारे एक्चुअली सारे इवन पावर्स के ग्राफ ऐसे ही होते हैं, जैसे x पावर 4, x पावर 6, x पावर 8, सारे ऐसे ही होंगे। कोई थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ऊपर नीचे होगा, मतलब शायद ये ऐसा होगा दूसरा वाला। ये कॉन्केविटी जब हम पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, दूसरा वाला नीचे से गुजरेगा, लेकिन शेप ऐसा ही दिखता है। इसको पैराबोलिक शेप बोलते हैं। बट जो x² वाला है ना, वही सिर्फ पैराबोला होता है, बाकी के पैराबोला नहीं है। दिखता वैसा ही है बट पैराबोला नहीं सारे। ये दिस इज व्हाट वी कैन से पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर आप इसकी डोमेन लिखने की कोशिश करो ना, तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है। बट अगर रेंज बोलो तो सोचो क्या होगा रेंज, एवरीवन प्लीज थिंक, रेंज क्या होगा इस फंक्शन का। यस 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 यस, रेंज होगा, ये ऊपर वाला कवर हो रहा है, नीचे वाला कवर ही नहीं हो रहा है। तो रेंज इज गोइंग टू बी रियल नंबर, बट कैसे, 0 से इंफिनिटी। 0 क्लोज, इंफिनिटी पे तो हम हमेशा ओपन लगाते हैं। 0 इंक्लूड हो रहा है क्योंकि 0 से पास कर रहा है ग्राफ। गुड गुड गुड, चलो आगे चलते हैं अभी। पॉलिनोमियल का और एक एग्जांपल दिया x², ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रैशनल फंक्शन, वेरी नाइस। रैशनल फंक्शन कितने लोगों को पता है? जब भी रैशनल वर्ड आता है हम क्या बोलते हैं, कोई तो ऊपर है कोई तो नीचे है, मतलब देयर इज अ न्यूमरेटर एंड देयर इज अ डिनोमिनेटर। सो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, हमेशा। अब आप बोलोगे यार फिर तो कोई भी फंक्शन रैशनल है, जैसे 3x को मैं 3x/1 तो लिख ही सकती हूँ। तो वो हाँ, लेकिन 1 होता है तो जनरली हम रैशनल नहीं बोलते, ठीक है। g(x) में कोई फंक्शन होना चाहिए। अब मैथ्स में भाई अगर ये कोई भी डिनोमिनेटर में हो तो ये 0 हो ही नहीं सकता, ये पाप है पूरा। डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकता।
आप बोलोगे फंक्शंस चैप्टर में क्या? नहीं, थ्रू आउट मैथमेटिक्स डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। तो जब भी आप ऐसा लिखोगे ये वाली कंडीशन, तो इसके पीछे पीछे आनी है कि g of x cannot be zero for x belonging to R। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं 3x अपॉन x माइनस 1, तो x कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये कंडीशन इसके अंदर इनबिल्ट ही है, क्योंकि अगर x 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो सब गड़बड़, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैथमेटिकली दिस इज एब्सर्ड। मैथमेटिकली एब्सर्ड मतलब सही गलत की बात ही नहीं है, ये लिखना चलता ही नहीं, ये बात है। ये गलत है ऐसा हम नहीं बोलते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा बोलते हैं। ओके, अब द सिंपलेस्ट रैशनल फंक्शन इज y इज इक्वल टू f of x विच इज 1/x। तुम भाई लोग बोलो x क्या नहीं चलेगा? यहाँ पे लिखा नहीं है, बट क्या नहीं चलेगा? डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा तो x 0 नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ये ऐसा ग्राफ है, ये हाइपरबोला होता है एक्चुअली। जिसको पता होगा, जिसने कोनिक्स पढ़ा होगा वो, जिसको नहीं पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा होगा मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, बाद में। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा मेरा मतलब क्या है? अगर मैं यहां से एक लाइन खींचू ना, ये लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होगी ये, तो आप ऐसा इमेजिन करो, मैं बता रही हूँ, ये एक पेपर पे है, पेपर पे ड्रॉ किया है, और इस लाइन के अलोंग ना आप पेपर फोल्ड कर दो, ऐसा तिरछा सा फोल्ड कर दो, तो ये वाली ब्रांच है ना, ये कंप्लीटली इस पे आके सुपर इम्पोज हो जाएगी। ठीक है, इसको और बोलते हैं सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट और थर्ड के साथ हो सकता है, सेकंड और फोर्थ के साथ हो सकता है। ऐसा ग्राफ क्यों आया? तो आप ग्राफ की जीरो वैल्यू तो डाल नहीं सकते, तो अगर आप जीरो को ऑब्जर्व करोगे तो ये ग्राफ इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इधर इन्फिनिटी को जा रहा है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है। तो जीरो पे एक्चुअली ग्राफ है ही नहीं, इन्फिनिटी को जा रहा है मतलब वैल्यू नहीं है। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं असिम्प्टोटिक। और असिम्प्टोट कौन है? जो स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है असिम्प्टोट। तो ये है असिम्प्टोट वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है, क्योंकि इसके तरफ ग्राफ आ रहा है बट कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। या फिर आप कभी कभी कोई जेई की बुक रेफर करोगे तो वो बोलेंगे कि ये ग्राफ और ये जो लाइन है वो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करता है। सो वो टेक्निकली हम कभी नहीं निकाल सकते, तो हम बोलते हैं कि इंटरसेक्ट नहीं करता है। लेकिन ग्राफ असिम्प्टोटिक है, जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो असिम्प्टोट होती है। डोमेन की बात की जाए बच्चों, तो जीरो के अलावा सब कुछ चलता है। ये देखो नेगेटिव तक, और ये कहाँ तक? पॉजिटिव तक। जीरो को छोड़ा है वो भूलो मत। जीरो इज नॉट कंसिडर्ड, जीरो को छोड़ा है, इसीलिए डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ दिया। और रेंज में भी वही है, जीरो को छोड़ दिया। पीरियोडिक है क्या? बिल्कुल नहीं, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। देखो आप, जो मैंने आपको पीरियोडिक का डेफिनेशन बताया उसके तो बिल्कुल अपोजिट है। मतलब कोई रिपीट नहीं कर रहा है, अपना अपना ही चल रहा है, उसको कोई रिपीट नहीं कर रहा है। वो कितना, ये सेक्शन काट के आगे लगाओ, कुछ रिपीट कर रहा है क्या? नहीं। ये सेक्शन काट के आगे लगाओ, कुछ रिपीट कर रहा है क्या? नहीं। तो नॉन पीरियोडिक है। तो दिस इज द वन फंक्शन दैट यू हैव कम अक्रॉस कि वो आपको नॉन पीरियोडिक दिख गया। भाई साहब, नेक्स्ट वाला फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अगेन आपको याद रखना है कि कोई आपसे नहीं पूछेगा कि फंक्शन बताओ मॉडुलस फंक्शन क्या है, ऐसा नहीं होता है। हम इसको इतना ज्यादा यूज करते हैं जेई में, बहुत ज्यादा। तो मॉडुलस, पहले तो ये बात सुनो, जादू नहीं होता है। तुम बच्चे थे तब ऐसा पढ़ते थे, मॉड
-3 is 3. Mod -7.6 is 7.6. कि मॉड लगाओ तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा कोई जादू नहीं होता है। इसकी फंक्शनैलिटी होती है। देखो अभी मैं फंक्शनैलिटी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एफ ऑफ एक्स अगर मॉड एक्स है तो ये मॉड एक्स दो तरीके से खुलता है। ये एक्स की तरह खुलेगा अगर एक्स खुद पॉजिटिव होगा तो, और -x के जैसे खुलेगा अगर एक्स नेगेटिव होगा। तो भाई बच्चों को ये बहुत दिक्कत होता है, समझ ही नहीं आता जल्दी। ऐसा बोलते हैं कि यार फंक्शन तो मॉड है और मैम तो नेगेटिव लिख रही है, मैम को क्या हो गया, ऐसा सोचते हैं। बट ऐसा नहीं है, मैंने सही चीज लिखा है। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या यहाँ पे माच रहा है। ओके, देखो मॉड के अंदर की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर वो खुलता है। मतलब एक्स कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव एक्स खुलेगा या नेगेटिव एक्स खुलेगा। आप बोलोगे कि मैम अगर हमको पता होता एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम डायरेक्टली मॉड हटा देते, तो ये जरूरत क्या है। तो जब बच्चे थे तब तो ऐसा करते थे हम लोग, क्योंकि नंबर थे अंदर यार, नंबर थे। अब यहाँ पे अंदर फंक्शन होंगे, जैसे x+3 ऐसा फंक्शन है, तो ये कभी कभी पॉजिटिव होगा, कभी कभी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसा यूनोनिमसली ब्लैंकेट जैसा इसको हाँ ये पॉजिटिव ही ऐसा नहीं बोल सकते। किसी किसी एक्स के वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, किसी किसी एक्स के वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। इसलिए ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आपको क्या याद रखना है, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव खुलेगा, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो वो नेगेटिव खुलेगा। मैं बताऊंगी अभी आपको एग्जांपल देके। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो क्या बोला है उन्होंने, मॉडुलस फंक्शन R to R f of x is equal to mod x for x belonging to real numbers। तो ये देखो डेफिनेशन ये भी मैंने लिखा है। इक्वल टू का साइन आप कहीं पे भी दे सकते हो, पहले वाले में भी दूसरे वाले में। डोमेन आर है, रेंज आर है, वो आप ग्राफ से देख सकते हो। ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, दैट आई एक्सप्लेन टू यू। ओके, दैट आई एक्सप्लेन टू यू। ये ना y इक्वल टू एक्स होता है, और ये जो लाइन है जैसे अभी भी मैंने आपको बताया था, ये है y इक्वल टू -x। तो ये x और -x को मिला के टोटल बना y इक्वल टू mod x। दिस f of x is what, this is mod x। तो आप नेगेटिव को ऐसा ही इग्नोर नहीं कर सकते, मॉड है तो नेगेटिव नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। इसके काफी सारे नहीं, बट जिसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है, अच्छे से इन्वॉल्वमेंट है, उसको मैं आपको करके दिखाऊं कि ये कैसे काम करेगा। आप जैसे आप अगर इसको कंसिडर करते हो x+3 को, तो x+3 कब पॉजिटिव होगा, जब x क्या होगा, x क्या होगा, x शुड बी ग्रेटर देन -3। इस 3 को मैंने उधर भेज दिया तो -3। तो x जब -3 से बड़ा होगा तो x+3 हमेशा पॉजिटिव होगा। x+3 कब नेगेटिव होगा, जब x क्या होगा, -3 से छोटा होगा। तो इसको अब मैं कैसे खोलती हूँ, देखो अगर मेरे पास है मॉड y इक्वल टू मॉड x+3, तो इसको हम खोलेंगे x+3 मतलब पॉजिटिव जैसा खोला जब x कैसा हो, ग्रेटर देन। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास फिर से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जल्दी समझ नहीं आता है। तो ये चीज मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी। मॉडुलस फंक्शन कैसे खोला जाता है, अभी छोड़ दो, ये रहने दो, अभी मैं नेक्स्ट क्लास आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे इज, इफ यू आर वेरी गुड विथ फंक्शंस, यू कैन जस्ट draw the functions के graph and write down what is the domain, range and period of a function if it is periodic। अगर ये पढ़ा नहीं है, स्पेशली मॉडुलस फंक्शन और इसके पहले के 2-3 फंक्शंस,
आइडेंटिटी फंक्शन को छोड़ के, तो वो आपको समझना है पूरी तरीके से, ठीक है। नोट्स रेफर करो, आपकी ये स्लाइड्स रेफर करो, और आप 2-3 बार वो ग्राफ को ड्रॉ करके देखो कि ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको बोला जाता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब तुरंत निकालने को आना चाहिए, बिकॉज वी नीड इट लॉट ऑफ टाइम्स इन मैथ्स, यू माइट नो ऑलरेडी। ओके गाइज, आई थिंक यू ऑल्सो गेट रिकॉर्डिंग, तो अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट आपने मिस कर दिया, तो यू शुड गो एंड लुक इन टू रिकॉर्डिंग. Even then, if you have certain kind of doubt, then you should connect to me. Okay, you should convey the message. I think you have the next class, so I'll take a leave. Bye bye. Bye bye. Please study well. Bye.